5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन ए 3 कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन ए फिगर। 5 स्प्रिंग्स हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन ABC का टाइम पीरियड का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। तो हमें इस इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K है तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो ये आपका K/2 होगा, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो ये 2K हो जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/K। तो टाइम पीरियड जो है वो √K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं लिखूंगा T1:T2:T3, सो इट इज इक्वल टू 1/√K is to 1/√K/2 is to 1/√2K। ठीक। तो √K से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई तो वो करें तो वो खत्म हो जाएगा और ये √2 पर पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1:√2 is to 1/√2। ये टाइम पीरियड्स का क्या होगा, रेशियो होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ उसकी L है, फोर्स कांस्टेंट K है। फिर हमने उसको दो पार्ट्स में कट किया, एक की लेंथ L1 एक की लेंथ L2, और L1 जो था वो NL2 के बराबर था। N कोई भी आपका इंटीजर रहा होगा। नाउ ए मास M इज मेड टू ऑसिलेट विद द फर्स्ट स्प्रिंग। पहली स्प्रिंग के साथ जिसकी लेंथ L1 थी उसके साथ हमने ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे। तो जब पूरी लेंथ थी, ढंग से समझना, L, तब स्प्रिंग कांस्टेंट था K। फिर मैंने उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा L1 है और एक हिस्सा L1 है, और एक हिस्सा L2 है। और L1/L2 की जो वैल्यू है वो n:1 है। तो ये इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो इसकी लेंथ आ जाएगी n/n+1 टाइम्स L। ये होगा L1। और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 1/n+1 टाइम्स L। ये होगा आपका L2। मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाया और L लेंथ को n:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने माना K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने माना K2। हमें K1 और K2 फाइंड करना है। तो कंसेप्ट ये होता है कि जब भी हम स्प्रिंग के पार्ट्स करते हैं, ढंग से समझ लीजिए आप इसको, जब भी हम स्प्रिंग के पार्ट करते हैं तो K इंटू L का ये जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक। यानी पहली वाली स्प्रिंग की लेंथ L थी तो K स्प्रिंग कांस्टेंट K था। दूसरी वाली स्प्रिंग की लेंथ L1 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तीसरी वाली स्प्रिंग की लेंथ L2 है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये सेम रहता है हमेशा। तो हम पहली वाली स्प्रिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें K1 निकालना है। तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है। LK इज इक्वल टू L1 कितना है, L1 है NL/n+1 इंटू K1। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो K1 आपका आया वो आपका आया n+1K टाइम्स N। तो ये K1 आ जाएगा। अब K1 अगर आपको पता लग गया तो टाइम पीरियड लिखना बहुत आसान है। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/K, और K आपका है n+1K/n+1N। तो ये n ऊपर पहुंच जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो आएगा n, ये ए पार्ट आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, n+1K/n, तो n ये ऊपर पहुंच गया। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि अगर दूसरी स्प्रिंग से हैंग करें तो क्या होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, K2, और सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। टू masses M1 and M2 are suspended together by a massless spring of spring constant K. When the masses are in equilibrium, M1 is removed without disturbing the system. Then the angular frequency of the oscillation. तो जब आपने M1 को रिमूव कर दिया तो अब सिस्टम में तो सिर्फ M2 बचा, M2 बचा और स्प्रिंग कांस्टेंट K बचा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ओमेगा होता है √K/M। तो अब M1 रिमूव करने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, M2 बचेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी √K/M2। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इसमें दो आइडेंटिकल स्प्रिंग थी, स्प्रिंग कांस्टेंट K था। एक बार तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बना के हैंग कर दिया, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के हैंग कर दिया, और उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बना के हैंग किया तो ये अगर K होगा, ये K होगा, तो इसका हो जाएगा K/2, और इधर हो जाएगा 2K। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है √K/M। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो √K के प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी 1 जो आएगी अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा
पहले सेटअप का स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 है और दूसरे का आपका 2k है, सो इट इज √1/4, so it is 1/2. Hence your answer is A part. A point mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and cross sectional area A. If y is the Young's modulus of the wire, तो frequency of oscillation की पूछ रही है along the vertical direction. ठीक, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए इसमें, जैसे कोई अगर एक इलास्टिक रॉड है, कोई इलास्टिक मासलेस इलास्टिक रॉड है और उसमें हमने एक कोई मास सस्पेंड कर दिया स्मॉल एम मास का, यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ इसकी मान लिया l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है। तो ये जो इलास्टिक रॉड होती है ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। ठीक है, कैसे बिहेव करती है? एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, और उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है YA/L, ये होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, हर इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YA/L। ठीक, तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो खत्म हो गई बात। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√k/m, और k की जगह आप डालोगे, k की जगह डालोगे YA/L और ये m, तो ये बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। सो योर आंसर इज C part. A thin uniform rod of length L is pivoted at its upper end. It is free to swing in a vertical plane. Its time period for oscillation for small amplitude. Small amplitude के oscillation के लिए time period पूछ रहे हैं, और रॉड को हमने हैंग कर दिया। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में स्विंग करेगी ये रॉड। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक रॉड है और उसको इस पॉइंट के अबाउट हमने हैंग कर दिया, और इस तरह से इसने स्विंग करना शुरू कर दिया, और आपसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये है फिजिकल पेंडुलम, और फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I/mgd। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड के अबाउट होता है ml²/3, और ये जो d डिस्टेंस होगी वो सेंटर ऑफ मास से हिंज तक की डिस्टेंस होती है, और वो कितनी होगी? वो L/2 हो जाएगी। तो सारी वैल्यू डालते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं क्या आने वाला है। 2π√I कितना आएगा? I आपका आ जाएगा ml²/3, और mgd कितना है? d है आपका L/2, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया। सो योर आंसर इज 2π√2L/3g, 2L/3g। सो योर आंसर इज B पार्ट। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई A sin ωt प्लस B cos ωt। ठीक, तो पहली बात आपको ये समझ लेना है कि जब इस तरह का साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक, तो वो SHM होता है। और इस तरह के SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा ए नेट एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है √ऑफ साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो इट इज A² प्लस B²। ये एम्पलीट्यूड बनेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा ही रहेगी, और ये SHM रहेगा। So it is SHM with an amplitude of √of A² plus B². So hence your answer is D part. In case of simple pendulum, time period versus length. Time period और length में क्या ग्राफ बनेगा? ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है T = 2π√L/g, तो लेंथ के साथ टाइम पीरियड जो है वो √L के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। लेंथ को जब आप पैराबोला होगा अगर मैं बनाऊँ इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो T² जो है L के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये पैराबोला तो होगा, लेकिन कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओपनिंग लेफ्टवर्ड होगा, राइटवर्ड होगा, किधर होगा? तो वो समझिए इसमें पहले तो लेंथ और टाइम पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव में बनेगा नहीं। दूसरी बात, जब आप लेंथ को डबल करोगे, जब आप लेंथ को 4 गुना करोगे तब टाइम पीरियड डबल हो पाएगा, यानी लेंथ को बहुत तेजी से जब आप बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है B पार्ट, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये नीचे क्यों झुक गया वो गलत है। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट है वो सिर्फ इतना होना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो आप E पार्ट बना के ये वाला ग्राफ बना लीजिए। इधर है आपका टाइम पीरियड और इधर है सिंपल पेंडुलम की लेंथ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक,
तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा एसलेशन के बारे में अगर समझेंगे तो एसलेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तभी एसलेशन मैक्सिमम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो जरा समझते हैं कि करके, द एसलेशन इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो एसलेशन भी क्या होगा उसका मैक्सिमम। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, एसलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। तो सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, फॉल्स, ठीक। दूसरा समझते हैं, द फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू 3t/x, सॉरी 3t/4, 3t/4 पे क्या फोर्स जीरो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3t/4 तो है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब होता है x इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो हो जाएगा तो एसलेशन जीरो हो जाएगा, और एसलेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द टोटल ऑसिलेशन एनर्जी एट टी इक्वल टू t/2। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल ऑसिलेशन की एनर्जी के बराबर कब होती है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो जरा देखिए क्या वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, टी इक्वल टू t/2 पे, टी इक्वल टू t/2 ये टाइम है, और इस पे ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो ये पार्ट भी आपका सही हो गया। तो इसमें से गलत कौन सा, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये x है आपका 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t। तो मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन अभी आया था, तो उसमें साइन और कॉस का कोई भी लीनियर फंक्शन हो विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वो SHM होता है, इसका मतलब ये भी SHM है, और उस SHM की जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा वो आपकी हो जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड निकालते हैं हम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, सो इट इज 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज 5, ठीक। तो एम्पलीट्यूड तो हो गया 5 यूनिट्स, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 10 यूनिट्स। सो योर आंसर इज ए पार्ट।